Hello everyone. Today we will discuss about a topic that is related to neurological disorder, which is myasthenia gravis. Myasthenia gravis, myas मतलब muscles, gravis myasthenia gravis means muscles weakness. मसल्स वीकनेस माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसा कंडीशन है जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मसल्स का वीकनेस, वीकनेस ऑफ मसल्स। वो इनवॉल्टी मसल्स हो, स्ट्रेटेड मसल्स हो, इन सब का वीकनेस, दैट इज कॉल्ड माइस्थेनिया ग्रेविस, जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। Myasthenia gravis is a taken from Latin word that means weakness of muscles, और इसका मीन मतलब जो है माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब क्या होगा? वीकनेस ऑफ मसल्स। नेक्स्ट, वीकनेस ऑफ वॉलंटरी मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि मसल्स का वीकनेस। So, myasthenia gravis means weakness of muscles, especially voluntary muscles जो होती हैं, voluntary muscles और स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मतलब ये भी जो है, जो जितने भी टाइप्स की मसल्स होंगी, जितने भी वॉलंटरी टाइप की मसल्स होती हैं, उनका वीकनेस होना, तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर में आता है। नेक्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये कैसा है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, autoimmune disorder of neuromuscular junction which present on muscular weakness and fatigue that worsen with exercise and improvement with rest। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो कि एक्सरसाइज करने पे वर्स हो जाता है, यानी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और रेस्ट करने पे प्रॉब्लम क्या होती है? सप्रेस होती है, या मरीज को आराम मिलता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी की जो एंटीबॉडी है, खुद की एंटीबॉडी, वो फॉरेन सब पार्टिकल्स और बॉडी के पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। इस कंडीशन में क्या होता है? वो एंटीबॉडीज़ खुद के सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं या इनगल्फ करती हैं, तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आता है। मतलब खुद की एंटीबॉडी खुद के सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज कर रही है, उसको इंगल्फ कर रही है, दैट इज कॉल्ड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब जहाँ पे नर्व्स और मसल्स की, नर्व और मसल्स की जो मैसेज, नर्व मैसेज किसको भेजता है? मसल्स को। तो जो मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसका एक जंक्शन होता है। जंक्शन, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको जंक्शन बोलते हैं। तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसी को क्या कहते हैं? माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में वॉलंटरी मसल्स में वीकनेस हो जाएगा, जिसकी वजह से नर्व और मसल्स की जो कम्युनिकेशन है वो इंटरप्ट हो जाएगा। मतलब नर्व से जो सिग्नल मसल्स में जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा। एक्चुअल में यही होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ आईजी एंटीबॉडीज अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन। इसमें क्या होगा? जो आईजी एंटीबॉडी है वो एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट में वर्क करेगा। नेक्स्ट वन, 3 टाइम्स मोर कॉमन इन, ये सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है। विमेंस में मेन की अपेक्षा 3 टाइम्स मोर देन ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, इट अगर्स वन, मतलब इसमें एक्चुअल में मैं बता चुका हूँ कि मसल्स और नर्व्स की जो कम्युनिकेशन है वो इंटरप्ट हो जाती है इस कंडीशन में। अब इसके टियोलॉजिकल फैक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो रीजन हैं जिनकी वजह से ये माइस्थेनिया ग्रेविस होने के चांसेस बढ़ते हैं या होते हैं। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर हम देखते हैं, कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिनकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस होते हैं। नेक्स्ट नंबर, फर्स्ट, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में अभी बताया हूँ कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें हमारे खुद के बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे बॉडी के सेल्स को वो पहचान नहीं पाती हैं। जैसे एंटीबॉडी का काम क्या होता है? ये एंटीबॉडी है और ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं
और ये सेल्फ हैं। तो ये एंटीबॉडी का काम क्या है कि जो फॉरेन वाली चीज़ें हैं उनको फाइट करके उनको किल करना या उनको इंगल्फ करना, मतलब फॉरेन वाली चीज़ों को तुरंत किल करना एंटीबॉडी का काम होता है। लेकिन उस कंडीशन में जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है तो इस एंटीबॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये क्या करेगा, बाहर वाले एंटीबॉडी में और अपने बॉडी के जो सेल्स हैं फॉरेन, अपने इस बॉडी के सेल्स, बाहर वाली जो फॉरेन बॉडीज़ हैं और अपने बॉडी के सेल्स टिश्यूज़ को पहचानने में इनकी क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, पहचान नहीं पाता। जब इस में एंटीबॉडी में हमारी कुछ प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जब हो जाता है तो हमारी खुद की बॉडी हमारे सेल्स को और बाहर वाली चीज़ों को समझ नहीं पाता, तो उसमें क्या होता है, खुद के सेल्स और टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। तो एक्चुअली वही चीज़ है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। डिफेक्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व। अब क्या है, अभी हमने बताया कि माइस्थेनिया ग्रेविस में नर्व और मसल्स की जो कम्युनिकेशन है वो इंटरप्ट हो जाती है, जिससे ये प्रॉब्लम होती है। नर्व से मसल्स तक जो है मैसेज नहीं जाएगा, इम्पल्सेस नहीं जाएंगे। नेक्स्ट नंबर ओल्डर एज। ओल्डर एज जैसे मोर देन 40-50 ईयर्स 60 ईयर्स वाले लोगों में ज़्यादा होता है, ये विमेन में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट नंबर थाइमोमा, इनलार्जमेंट ऑफ थाइमस ग्लैंड, मतलब थाइमस ग्लैंड जो होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, जैसे उसमें प्रॉब्लम कुछ होगा, थाइमो इनलार्जमेंट ऑफ थाइमस ग्लैंड, अब कुछ प्रॉब्लम हुआ थाइमस ग्लैंड में, कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो क्या करेगा, थाइमस ग्लैंड अगर अफेक्ट हो रही है तो थाइमस ग्लैंड का मतलब क्या, मतलब मेन वर्क क्या होता है, ये मेच्योर करती है सेल्स को। कौन सी, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं जो हमारे इम्यून को मेच्योर करती हैं, उन सेल्स को ये क्या करता है, इसका नॉर्मल फंक्शन मेच्योर करना। जब इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे बॉडी की जो मेच्योर होने वाली सेल्स हैं वो क्या होंगी, नहीं होंगी, तो जिसकी वजह से चांसेस होते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर नहीं आएगा। तो ये उसकी वजह से इडियोपैथिक मतलब अननोन, किसी को भी पता नहीं है किसकी वजह से हो रहा है, कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, कुछ टेस्ट में मिलेगा नहीं, जिसकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस हो रहा है। तो इडियोपैथिक मतलब अननोन, उसी चीज़ का पता नहीं किस वजह से हो गया। आईजीजी एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन, जब आईजीजी जो एंटीबॉडी है वो एसिटाइलकोलिन के अगेंस्ट वर्क करती है तो माइस्थेनिया ग्रेविस होने के चांसेस। थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मलिटीज, मतलब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, जैसे इसको हम ग्रेव डिसीज कहते हैं। ग्रेव डिसीज क्या है, ये थायराइड ग्लैंड का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। थायराइड ग्लैंड में एबनॉर्मलिटी होना मतलब ये ग्रेव डिसऑर्डर है, ग्रेव डिसीज, जिसको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, और इसको एक अदर नाम से भी जानते हैं, बेस्डो डिसीज। ग्रेव डिसीज को अदर नेम से भी जानते हैं, बेस्डो डिसीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आता है। नेक्स्ट नंबर है स्ट्रेस एंड अदर साइकोलॉजिकल फैक्टर। कुछ स्ट्रेस फैक्टर हो गए और साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये माइस्थेनिया ग्रेविस होने के चांसेस होते हैं। कुछ और भी जो है एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएलई सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस, ये दोनों क्या हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर भी दोनों होते हैं, रूमेटिक अर्थराइटिस एंड एसएलई सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस, ये दोनों क्या हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं जिसमें खुद के सेल्स को डैमेज करती हैं हमारी एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट नंबर है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अगर हम कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करता है, उससे भी माइस्थेनिया ग्रेविस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर में आएगा। नेक्स्ट नंबर ड्रग्स, कुछ ड्रग्स भी हैं अगर आप उसको ले रहे हैं तो ये ट्रिगर करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस होने के, तो इससे होगा, डायरेक्ट नहीं होगा लेकिन रिस्क फैक्टर में आता है। रिस्क होगा कि अगर कोई बीटा ब्लॉकर कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम से ले रहा है तो उसको माइस्थेनिया ग्रेविस होने के रिस्क होंगे। नेक्स्ट नंबर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म से ले रहा है तो ट्रिगर करता है माइस्थेनिया ग्रेविस को। और अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, ये क्या है, जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि अगर लॉन्ग टाइम से किसी मरीज को चल रहा है या दिया जा रहा है जिसकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस ट्रिगर हो सकता है। तो दीज आर द एटियोलॉजिकल फैक्टर व्हिच इज ट्रिगर या कॉजिंग द माइस्थेनिया ग्रेविस। सो ये एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिनकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस होने के चांसेस होते हैं।
Now after etiological factor, we will discuss about sign and symptoms of myasthenia gravis. Now let's see what are the sign and symptoms of myasthenia gravis. अगर myasthenia gravis की कंडीशन हो रही है किसी को, तो उसको क्या क्या सिम्टम्स होंगे. पहला नंबर वीकनेस ऑफ वॉलंटरी मसल्स. सबसे पहली बात यह है कि जो myasthenia gravis है ये वॉलंटरी मसल्स पे ही जो है वीकनेस करता है. तो वीकनेस ऑफ वॉलंटरी मसल्स, जितने भी हमारे बॉडी में वॉलंटरी मसल्स होंगी वो अफेक्ट होंगी. नेक्स्ट नंबर डबल विजन या ब्लर विजन. डबल विजन भी हो सकता है, ब्लड विजन भी हो सकता है. डबल विजन डिप्लोपिया, दैट इज आल्सो नोन एज डिप्लोपिया. नेक्स्ट वन डिफिकल्टी इन टॉकिंग स्पीकिंग. डिसआर्थरिया. डिसआर्थरिया डिसआर्थरिया मीन्स में होता है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग. कुछ बोलना चाहेगा बस वो स्लर्ड स्पीच में बोलेगा, बोल नहीं पाएगा, प्रॉपर तरीके से वर्ड नहीं निकलेंगे. ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स. ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स मतलब होता है कि आँख वो ऐसे आईलिड्स को बंद करेगा लेकिन उसकी हाफ ओपन रहेगी. मतलब उस पर स्ट्रेंथ जो होगी, उस पावर उसको क्लोज करने की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरा वो क्लोजली बंद नहीं होगा, जिसको अदर नेम से जानते हैं टोसिस. आधा ऐसा लगेगा कि हाफ आइज आईलिड जो है ओपन है, आधा आँख खुला हुआ है, ऐसा इसमें प्रतीत होता है. नेक्स्ट नंबर हॉर्स वॉइस. बहुत क्या बोले, हॉर्स वॉइस मतलब बहुत तेज आवाज़ होगी, उस टाइप की हो. और नेक्स्ट नंबर है डिस्फेजिया. आर डिफिकल्टी इन च्यूइंग. कुछ चीज़ को खाने में, चबाने में, निगलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो सही से उसको च्यूइंग नहीं कर पाएगा या उसको निगल नहीं पाएगा. ये प्रॉब्लम मोस्टली होती है अगर फेशियल मसल्स इन्वॉल्व हैं, तो अफेक्ट हो रहे हैं अगर फेशियल मसल्स, तो ऐसी होती है. नेक्स्ट नंबर है डिज्निया ड्यू टू मस्कुलर वीकनेस ऑफ रिस्पायरेटरी. डिज्निया, अगर रिस्पायरेटरी मसल्स में वीकनेस आ रही है तो डिस्निया होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन खड़ी हो जाती है. नेक्स्ट नंबर फेशियल पैरालिसिस. अगर फेशियल मसल्स वीकनेस हो रहा है तो फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, जैसे बेल्स पाल्सी हो गया, एक साइड का फेस जो है वीकनेस हो सकता है, किसी भी साइड का. ट्रबल इन च्यूइंग, ट्रबल इन क्लिम्बिंग स्टेयर्स. सीढ़ी वगैरह चढ़ने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, वो सही से अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा, चढ़ नहीं पाएगा. ट्रबल विद ग्रैस्पिंग, किसी चीज़ को वो होल्ड नहीं कर पाएगा, ताकत नहीं लगेगी, पकड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन वो सही से नहीं दे पाएगा, स्माइल नहीं कर पाएगा, अच्छे से जो है कोऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस के चांसेस होते हैं. वीकनेस इन द आर्म्स एंड लेग. उसके पैर और हाथ में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी वीकनेस की वजह से. डिफिकल्टी इन होल्डिंग ऑफ हेड नेक. मतलब उसको हेड कंट्रोल अपने होल्ड करना हो तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब ड्रूपिंग होगा, ऐसे वैसे अपने आप गिर जाएगा, मतलब उस पर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, होल्डिंग पावर नहीं रहेगी नेक में. रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस, अभी मैंने बताया डिज्निया होगा, तो रेस्पिरेटरी मसल्स इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम जो है वही होती है. रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिज्निया होगी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, वो भी सडन ऐसा होगा, लाइफ थ्रेटनिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, जिसके लिए बेड साइड मरीज के पास वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए, अर्जेंट एकदम, हमेशा उसके बेड के साइड में वेंटिलेटर ऑन, वो भी स्टैंड बाई मोड पे होना. स्टैंड बाई मतलब एकदम ऑन है, सब कुछ सेट है, ओनली ऑन कर देना है मरीज को लगा के, स्टैंड बाई मोड होगा एकदम, जो वो एकदम रेडी होगा, मतलब उसमें स्विच में कुछ लगाना नहीं है, ऑन नहीं करना है, एकदम ऑन होगा, बस जस्ट आप स्टैंड बाई से ऑन कर दीजिए उसको. इस मोड में रखना है एकदम बेड साइड हमेशा, और इमरजेंसी ट्रॉली और विथ वेंटिलेटर बेड साइड हमेशा रहना चाहिए. माइस्थेनिया ग्रेविस वाले मरीज में कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है. नेक्स्ट नंबर फटीगेबिलिटी. फटीग बहुत होगा, थकान बहुत ज़्यादा होगी, कौन जैसे मसल्स स्ट्रेंथ में, जैसे दिन भर ज़्यादा कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके मसल्स की जो स्ट्रेंथ है कम हो जाएगी, जिससे उसको फटीग ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा वर्क एक्टिविटी फिजिकल करने से या रूटीन एक्टिविटी करने से उसको थकान लगेगी. तो दीज आर दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस. स्पेशली याद रखिएगा, इस माइस्थेनिया ग्रेविस में रेस्पिरेटरी अरेस्ट डिस्ट्रेस ज़्यादा होता है, जिसमें हमें मरीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ता है, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, अगर नहीं मैनेज किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है.
तो मेन जो साइन सिम्टम है वो रेस्पिरेटरी वीकनेस है। सो नेक्स्ट जो है पॉइंट हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट।